सभी साथियों का स्वागत है। आज जो हमारा यूपी जीके का सीरीज चल रही है उसका चैप्टर 7 है। तो आज पढ़ेंगे यूपी की जनजातियाँ। यूपी की जनजातियाँ कौन कौन सी, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कौन सी यूपी की जनजातियाँ हैं जो मतलब कि उनके सारे एक एक चीज़ उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी जनजातियाँ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी जनजाति पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बिना कोई लेट करते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा। देखो यार, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है और दूसरे नंबर बलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप बात करेंगे परसेंटेज में सर्वाधिक कौन सी जनजाति वाला जिला है। जैसे ये हो गया सर्वाधिक जनजाति, मतलब कि किसमें ज़्यादा जनजाति है। और इसी तरीके से हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं, उसमें सोनभद्र आ गया। अब बात करेंगे न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा, उसमें पहले नंबर पर बागपत है, दूसरे पे कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है यार। अब फिर बात करेंगे परसेंटेज में न्यूनतम जनजाति वाला जिला, तो बागपत हो गया। अब आगे बात करेंगे 2011 की जो जनगणना, देखो यार जनगणना जो हुई है 2011 की हुई है, तो उस हिसाब से बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनजातियाँ की कुल 11 34 27 3 मतलब 21 22 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 11,34,273 है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है बताओ आप, 11,34,273। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर साथियों आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे जनजाति की जनसंख्या में प्रतिशत यूपी में। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। तो इसमें क्या है 0.57 या 0.57 कर सकते हो या 0.6 कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे यूपी में जनजातियों का लिंग अनुपात। ये देखो आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिंग अनुपात कितना है, बाल लिंग अनुपात कितना है, ये सब ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो इनके बारे में ज़रूर अच्छे से एक बार रट लेना है इनको, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना इनको रट जाओ यार। तो इसमें क्या है, लिंग अनुपात है अभी 951 है। और ये देखो आर्टिकल 342 है जो उसी के जनजातियों से संबंधित है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उत्तर मतलब ये जनजातियाँ जो उत्तर प्रदेश में, इनका जो संबंध है किस आर्टिकल से है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आर्टिकल 342। अब बात करेंगे 2003 से पहले यूपी में केवल 2 जनजातियाँ थी, कौन सी थी साथी मेरे, तो यूपी में 2 ही जनजाति थी 2003 से पहले। जो पहली थी थारू, दूसरी थी बुक्सा। फिर ये यूपी की सबसे पुरानी जनजाति है। 2003 में यूपी की 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, जिससे देखो 10 और जुड़ गई, तो 10 + 2 कितनी हो गई, 12 हो गई। तो साथ ही यूपी की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी हो गई, थारू जनजाति हो गई। अब थारू जनजाति के बारे में बात करेंगे, देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगाओगे जो जिसमें यूपी जीके आता है, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो यार थारू जनजाति जो है ना वो मातृसत्तात्मक, मतलब मातृ उसमें बोलबाला ज़्यादा रहा है, माता का। ठीक है, बात करेंगे इनका कद जो होता था वो छोटा होता था, मुख चौड़ा होता था, पीली चमड़ी होती थी, मंगोल प्रजाति के लक्षण देखने को मिलते थे। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थारू जनजाति के लोग किरात वंश के होते थे। ठीक है, तीसरी बात की यह तराई क्षेत्र में पाए जाते। अब तराई क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, ये भावर तथा तराई क्षेत्र हो गया, या दोआब का मैदानी भाग हो गया, ये नीचे पठारी भाग हो गया, तो ये तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे महाराजगंज आ गया, सिद्धार्थनगर आ गया, श्रावस्ती आ गया, बहराइच आ गया, लखीमपुर खीरी, ये सब क्या है, ये सब है तराई क्षेत्र। अब आगे बात करते हैं, इनमें संयुक्त परिवार का प्रचलन था। मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया मातृसत्तात्मक था, पर इनमें क्या था कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था। अब बात करेंगे आगे की, इनमें बदला विवाह का प्रचलन है। मतलब बदला विवाह समझ रहे हो ना, बहनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मतलब एक कोई इंसान है, उसकी शादी हुई, तो वो ये रहेगा कि उसकी बहन जैसे उसके घर में गई, तो उसके घर में कोई लड़का है, तो जो उस दूसरे वाले लड़के की बहन है वो उसके घर में आए, तो उसी को हम कहते हैं बदला विवाह। देखो यार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दहेज का प्रचलन है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि थारू जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है। और दूसरा ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं, हिंदू धर्म को। देखो ये विधवा विवाह का प्रचलन है, कहने का मतलब इसमें विधवा विवाह, जैसे किसी की शादी हुई है, उसका पति मतलब एक्सपायर हो गया कैसे भी करके, तो फिर उसमें वो लड़की दोबारा शादी कर सकती है। ठीक है, अब देखो विधवा विवाह के भोजन को, जैसे अब कोई निमंत्रण होता है तो विधवा विवाह का जो भोजन होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं लठभका भोजन। क्या कहते हैं, लठ भरवा भोजन कहते हैं। क्या कहेंगे, लठ भरवा भोज कहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे साथी कि ये जो विधवा विवाह का भोज होता है, भोजन जो करते हैं उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। अच्छा, भोजन क्या होता है, इनका चावल होता है। अच्छा, पुरुष जो होते हैं इसमें थारू जनजाति में जो पुरुष होते हैं वो लंबी चोटी रखते हैं। ये होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है खिचड़ी नृत्य।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं और कब करते हैं। तो हमारे क्या आंसर क्या रहेगा, थारू जनजाति के लोग होली पर करते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम विवाह। देखो जैसे होता है ना, विवाह पक्का होने पर पक्की पौड़ी कहते हैं। जैसे विवाह, जैसे कहीं शादी फिक्स हो जाती है कि भैया इनकी शादी होनी है, तो इनसे क्या है, उसको पक्की पौड़ी कहते हैं। अच्छा, ये बजहर त्यौहार मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये दीपावली का शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब देखो यार, क्वेश्चन ये डायरेक्ट ही आएगा कि दीपावली के शोक के रूप में कौन सी जनजाति है जो अपना त्यौहार मनाती है। तो यार दीपावली के जो हमारा दीपावली है, दीपावली का त्यौहार है, उसको शोक के रूप में मनाते हैं। मतलब कहने का मतलब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, दिया जलाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं कि मतलब ये शोक का रूप है। अब बात करते हैं आगे कि ये भूत प्रेत तथा जादू टोना में विश्वास करते हैं। कहने का मतलब ये थारू जनजाति के लोग भूत प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। क्योंकि यार इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, जड़ी बूटी लाना है। इनके देवी देवता जो हैं देवी काली और महादेव के पुजारी हैं। देखो यार, ये जो हमारे थारू जनजाति के लोग हैं क्या करते हैं, ये इनकी देवी काली और महादेव के पुजारी हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महादेव का जो पुजारी है ना, जो शिवलिंग बनता है, शिवलिंग महादेव का, वो क्या है, लकड़ी का बनता है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए यूपी के लखीमपुर में महाविद्यालय की स्थापना की गई है। मतलब कहने का मतलब इनके लिए, जो हमारे थारू जनजाति के लोग हैं, इनके लिए अगर पूछा जाए कि लखीमपुर के महाविद्यालय, मतलब इन थारू जनजाति के लोगों के लिए महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो लखीमपुर। आज क्या आ जाएगा, लखीमपुर आ जाएगा। देखो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे बुक्सा या भोक्सा जनजाति। मेरे साथी ये देखो, ये पतवार राजपूत घराने से संबंधित है। कहने का मतलब ये जो थारू जनजाति वो तो किरात वंश की थी, पर ये बुक्सा जो हो गई, ये क्या है, ये पतवार या राजपूत घराने से संबंधित है। इनका क्षेत्र क्या है, बिजनौर। बिजनौर आपने सुना होगा, यूपी का है। अच्छा, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। बुक्सा वाले भी हिंदू धर्म को मानते हैं और थारू वाले भी हिंदू धर्म को मानते थे। अच्छा, ये इनकी भाषा क्या थी, हिंदी तथा कुमाऊनी का मिश्रण था। अब बात करते हैं, इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, मतलब पितृसत्तात्मक। उसमें हमने क्या पढ़ा था, थारू जनजाति में मातृसत्तात्मक, मतलब माता का ज़्यादा पक्ष था। इसमें क्या है, इसमें पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। देखो साथी, आगे बात करते हैं, इनमें है ना, विवाह को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कहने का मतलब है जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप में, जैसे उसमें क्या था, विवाह को वो आदान प्रदान था, बहनों का आदान प्रदान। कहने का मतलब कि एक बहन, जैसे एक आदमी इंसान शादी करता था, तो वो जो उसका भाई होता था वो उसकी बहन से शादी कर लेता था, उसकी बहनों का आदान प्रदान होता था। पर इसमें क्या है, इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। जैसे अपर कास्ट का निचली कास्ट में विवाह। जैसे देखो, जातिवाद कहने का मतलब ये कि जैसे ऊपरी जाति के जो लोग थे वो निचली जाति में शादी कर लेते थे, और निचली जाति के जो लोग थे वो ऊपरी जाति में शादी कर लेते थे। तो उसी को कह दिया हमने अनुलोम प्रतिलोम विवाह। हमने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह। तो कहने का मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या है, तो ऑप्शन में अगर रहेगा ऊंची जात नीची जात, नीची जात ऊंची जात, उपयुक्त में दोनों, तो हम क्या करेंगे, बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों सही है, ठीक है। देखो यार, अब बात करेंगे इनमें बंदर, मोर, गाय का मांस खाना प्रतिबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बुक्सा की जनजाति के लोग बंदर हो गया, मोर हो गया, गाय हो गया, इसका मांस खाते ही नहीं थे, प्रतिबंधित था। देखो साथी, अब बात करेंगे खरवार जनजाति। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखो यार, जितना मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आप इन्हीं को रट लोगे ना, तो मैं ये बता रहा हूँ 70 से 80%, 90% भी हो सकता है क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इसमें से। तो इनको आप अच्छे से रट लो यार, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो खरवार जनजाति के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है इनका एरिया क्या था, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया। अच्छा, ये कत्थे का व्यापार करते हैं। अगर ये आ जाए क्वेश्चन की खरवार जनजाति किसका व्यापार करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कत्थे का व्यापार करते हैं। कहने का मतलब ये भी आ सकता है कि कत्थे का व्यापार कौन सी जनजाति करती है, तो कौन सी करती है, खरवार करती है। अच्छा, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। देखो 3 मैंने बताया आपको कि थारू जनजाति के भी हिंदू धर्म मानते हैं, बुक्सा जनजाति के भी मानते हैं, और खरवार जनजाति के लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अच्छा, तो जैसे खरवार जनजाति की जो लैंग्वेज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है भोजपुरी है। अच्छा, इनका नृत्य ये पूछ लिया जाता है कभी, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो किसका है, खरवार जनजाति का। अच्छा, ये होता कब है, ये पूछ लिया, अगर ये पूछ लिया गया कि फसल की कटाई पर खरवार जनजाति की कौन सा नृत्य करते हैं, तो कौन सा करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं। कब करते हैं, फसल की कटाई पर। अब बात करते हैं महीगीर जनजाति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, जो मतलब पेपर में आ सकता है। मैं यूपी जी के मतलब जैसे आप यूपी पुलिस, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर उनके यूपी जी के, यूपी पीएससी सब में मतलब
अगर ये पढ़ के जाइएगा 60 से 70% 80% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो महिगीर जनजाति के बारे में बात करते हैं। ये बिजनौर के नजीबाबाद में रहती हैं। इनका व्यवसाय क्या है? मछुआरे हैं, ठीक है। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। देखो मैंने चौथी जनजाति बताई, उससे जैसे थारू हो गई, बुक्सा हो गई, खरवार हो गई, ये मानते थे हिंदू धर्म को। पर महिगीर जनजाति जो है ये मुस्लिम धर्म को मानती है, ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म को मानती है। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ में मिला? महिगीर जनजाति का वर्णन कहाँ मिला? महाभारत में मिल रहा है। अब हम कुछ जनजाति की बात करेंगे जो कहाँ पे है, ये इसकी बात कर लेंगे। कुछ जनजाति हैं जिनको ये बता देंगे कौन से ज़िले में, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे जैसे अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति कहाँ? सोनभद्र में। सहरिया जनजाति कहाँ? ललितपुर में। पठारी या पतरीजन जनजाति कहाँ है? सोनभद्र में। फिर बात करते हैं बेगा जनजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है बेगा जनजाति के बारे में। तो ये कहाँ है? ये भी सोनभद्र में है। अच्छा, पहाड़िया जनजाति भी कहाँ है? सोनभद्र में। भुइया जनजाति कहाँ है? भुइया जनजाति के बारे में आपने लोगों ने सुना होगा, सोनभद्र में। चेरो जनजाति कहाँ है? सोनभद्र प्लस चंदौली। पनिका या पंखा जनजाति कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र। तो दोस्तों ये आज मैंने जनजाति के बारे में पढ़ा दिया है, और ये इतना ही पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो कोई बुक ले लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए, पर इतना सफिशिएंट है। तो मेरे कहने का मतलब इसी को बार बार रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।